अच्छा जी, कल हम डिस्कस कर रहे थे ऑप्शंस के, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल की कॉन्फ़िगरेशन में के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग और कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग और पीरियड एंड क्लोजिंग, करंट सेटिंग, डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो। और जो इसकी एग्जीक्यूशन है साइकिल की, वो अगर आप देखें तो ये KSV5 है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप KSV1 2 3 से जो है ना वो भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी इसको चलाऊंगा डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी उसी स्क्रीन में ले जाएगा जो कि एक्चुअली KSV1 है। ये KSV1 ट्रांजैक्शन कोड के लिए है। हम चले हम एक नया जो है वो बना लेते हैं साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का 5। अच्छा जी, ये ले लेते हैं और हम इसमें अटैच सेगमेंट करते हैं फर्स्ट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का सेव करने में। अब हम इसमें एक सेगमेंट अटैच करते हैं। फर्स्ट करने हैं हम सेगमेंट नंबर 5 अटैच करते हैं। अच्छा, इसमें हमने कल ये देख लिया कि सेंडर वैल्यू जो है वो पोस्टेड अमाउंट हो सकती है या फिक्स अमाउंट हो सकती है या फिक्स रेट हो सकती है। अगर हम यहाँ से पोस्टेड अमाउंट को लें और वेरिएबल पोर्शन के अंदर अगर आप फिक्स्ड पोर्शन ले लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, हम कहते हैं ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये रिसीवर के लिए है कि रिसीवर को जो चीज मिलेगी वो किस किस रूल के ऊपर मिलेगी। या तो रिसीवर को फिक्स अमाउंट मिल जाएगी या फिक्स परसेंटेज मिल जाएगी या फिक्स पोर्शन मिल जाएगा। तो अगर मैं फिक्स पोर्शन को, फिक्स अमाउंट और फिक्स परसेंटेज तो बड़ा कॉमन सा है, वो तो हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं कि फिक्स पोर्शन जो है ना वो किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। सिनेरियो हम वही रखते हैं कि हमारा फर्ज कर लेते हैं कि ये सेंडर और रिसीवर में सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर दे देते हैं और एक कॉस्ट एलिमेंट, और इसी तरह रिसीवर के अंदर एक या एक से ज़्यादा कॉस्ट सेंटर दे देते हैं। फर्ज कर लें कि हमारा ये कॉस्ट सेंटर है और यहाँ से हम कोई एक ऐसा कॉस्ट सेंटर एलिमेंट लेते हैं जिसके अंदर हमने अभी तक कोई कॉस्ट बुक ना की हो। तो हम अपना चार्ट ऑफ अकाउंट लेंगे। अच्छा जी, हम देख लेते हैं कि फर्ज करें ये इंश्योरेंस है या वाटर चार्जेस। वाटर चार्जेस के अंदर हमने कोई कॉस्ट अभी तक बुक नहीं की और हम चाहते हैं कि इस कॉस्ट सेंटर के इस कॉस्ट एलिमेंट से जो कॉस्ट है वो, ये जो हमने कल एक ग्रुप बनाया था जिसके अंदर हमने दो कॉस्ट सेंटर रखे थे, इसको ट्रांसफर हो जाए। जो चीज़ इसमें डिस्कस करने वाली है या दिखाने वाली हो ये है कि जब आप ये सेगमेंट का जो हेडर है इसमें फिक्स पोर्शन ले लेते हैं, तो फिर आप सेंटर वैल्यू के अंदर आए तो यहाँ पे तो खैर सिंपल वो पूछ रहे हैं कि वर्जन क्या है, एक्चुअल है या प्लान है। रिसीवर ट्रेसिंग फैक्टर के अंदर जो है ना ये चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि वो यहाँ पे कह रहा है कि पोर्शन आप क्या ट्रांसफर करना चाहते हैं या परसेंटेज वगैरह ट्रांसफर क्या करना है आपने। तो आप यहाँ पे परसेंटेज देंगे। अगर मैं यहाँ पे फर्ज करें कि 100 दे दूं, तो क्या वो सिस्टम मुझे
एक और 100 देने की देता है। ये यहाँ पे परसेंटेज भी लेता है, जब मैं परसेंटेज का साइन साथ लगाऊंगा, अदरवाइज वो फिक्स अमाउंट को जो है ना वो यहाँ पे ले रहा है। मतलब मैंने यहाँ पे लिख दूँ, अगर फर्ज करें ये 5000 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000 और इसको मैं सेव करता हूँ। मीन्स के मैं ये कह रहा हूँ कि ये 5000 जो है ये ट्रांसफर हो जाए इस कॉस्ट सेंटर को 12111000 और 1000 जो है वो ट्रांसफर हो जाए 12112001 को। यानी कि कोई भी कॉस्ट है या कोई पोर्शन है कॉस्ट का जो कि हम सोर्स से ट्रांसफर करना चाह रहे हैं इसके ऊपर। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो KSB5 टी कोड आप यूज कर लें, यहाँ पे वो अकाउंटिंग कंट्रोलिंग के अंदर से जाके वहां से भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सातवें महीने में और 2026 और यहाँ पे हम असेसमेंट साइकिल ले लेते हैं 5वां। एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या इसमें आए। वार्निंग में क्या आ रहा है, वो कह रहा है कि साइकिल स्टार्ट डेट डज नॉट इंक्लूड एनी सेंटर। वो क्यों कह रहा है कि एनी सेंटर इंक्लूड नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने सेंटर के अंदर अभी तक कोई कॉस्ट बुक नहीं की। मीन्स कि हम कह तो रहे हैं कि पोस्टेड अमाउंट वो ट्रांसफर हो जाए, लेकिन हमने इस सेंटर के अंदर इस कॉस्ट सेंटर और इस कॉस्ट एलिमेंट के कम्बिनेशन के ऊपर हमने कोई कॉस्ट ट्रांसफर नहीं की। फर्ज कर लें कि हम ट्रांसफर जो करना चाह रहे हैं वो तो 6000 ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो अभी हम इस कम्बिनेशन के ऊपर कॉस्ट जो है ना वो थोड़ी सी कम बुक करके देख लेते हैं। तो हम एक FB60 में आ जाते हैं और फर्ज करें हम 5000 ट्रांसफर करते हैं और ये आ गया कॉस्ट सेंटर 121120 सेव। अब हमने कॉस्ट बुक कर दी। अब हम दोबारा जो है वो साइकिल चलाते हैं, ये वाला। अब आप देखें यहाँ पे, अगर आप तो एक मिनट के लिए अगर हम KSB1 रिपोर्ट चला लें, KSB1 और कॉस्ट सेंटर हो गया ये, और कॉस्ट एलिमेंट जो है वो है हमारा 400310 और एग्जीक्यूट। तो अभी आप देखें कि हमने इसके अंदर कितनी कॉस्ट है, 5000 हमने चार्ज की हुई है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका मतलब क्या है कि कोई चीज हम सोर्स के अंदर जो पड़ी हुई है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि रूल के अंदर हमने यहाँ पे जो रूल डिफाइन किया उसके अंदर हम जो है वो 5000 से ज्यादा जो है वो हम अमाउंट कर ट्रांसफर करें। अगर आप ये रिसीवर ट्रेसिंग फैक्टर के अंदर देखें तो हम क्या कह रहे हैं कि इस कॉस्ट सेंटर को 5000 चली जाए और दूसरे को 1000 चली जाए, बल्कि हम ऐसे कहते हैं कि नीचे वाले को भी कोई 3000 कर देते हैं। सेव किया।
अब हम दोबारा एक दफ़ा फिर साइकिल चला लेते हैं, बैक पे गए और एग्जीक्यूट। अब आप अगर इसके लाइन आइटम में जाएं आप, तो अब आप इसको हम सॉर्ट करके सब टोटल ले लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पे ये 5000 है इसके अंदर पड़ा हुआ, और जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो 3000 और 1875 ये प्रपोर्शनेट ट्रांसफ़र कर रहा है। किस तरह से कर रहा है? पोर्शन 5000, अच्छा वो इसका पोर्शन ले रहा है रिसीवर ट्रेसिंग फैक्टर। अच्छा जो उसके अंदर वो कॉस्ट है, अच्छा वो तो फिर हम यहाँ पे अगर 5 लिख देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे तो तब भी वो उसको यही लेगा। अच्छा वो ठीक है, ठीक है। ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन क्या है, ये रेशो है, यानी कि जो टोटल अमाउंट होगी वो 5 और 3 के रेशो के हिसाब से जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अगर हमने यहाँ पे 5000 उसके अंदर पड़ी हुई है, तो हम चाहते हैं कि मेरे 2 कॉस्ट सेंटर हैं, एक कॉस्ट सेंटर 1 और एक कॉस्ट सेंटर 2। तो इसको 5 रेशो मिलनी है और इसको 3 रेशो मिलनी है। तो सिस्टम क्या करेगा, 5000 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को जमा कर लें, 5 + 3 8 और मल्टीप्लाइड बाई दिस वन, तो 3125 इसका हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा 5000 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 8 और डिवाइडेड बाई दिस वन। तो इस सूरत में क्या होगा, टोटल 5000 जो है ना ये इसको ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह से आप पोर्शन के अंदर जब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो दोनों के कम्बिनेशन के ऊपर आपकी इस कॉस्ट को ट्रांसफर कर देगा। अभी हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे तो वो फिर मतलब है कि होगा तो वही जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि वो इस कॉस्ट सेंटर से ये दोनों जो है अमाउंट माइनस हो जाएंगी और इस कॉस्ट सेंटर के अंदर 1875 और इस कॉस्ट सेंटर के अंदर 3125 चली जाएगी। एक और सिनेरियो देखते हैं जो कि यहाँ पे हम एक डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमने यहाँ पे पोस्टेड अमाउंट की बजाय यहाँ पे अगर हम फिक्स अमाउंट ले लें और फिक्स वेरिएबल पोर्शन में एक्चुअल कॉस्ट फिक्स अमाउंट हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। अच्छा अगर हम यहाँ पे फिक्स अमाउंट दें, हम चाह रहे हैं कि फिक्स अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाए, फिर हम कैसे करेंगे, सेंटर रिसीवर वही होगा जो कि हम चाह रहे हैं। सेंटर वैल्यू में हमें ये एक कॉस्ट सेंटर है और यहाँ पे हम फिक्स अमाउंट जो है ना वो ट्रांसफ़र करेंगे। हम चाह रहे हैं कि फिक्स अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाए, फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं। अब वो उसकी पोस्टेड अमाउंट को नहीं देखेगा बल्कि वो क्या करेगा, हम कह रहे हैं कि जी 10,000 जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दें और रिसीवर ट्रेसिंग फैक्टर के अंदर वो पूछ रहा है कि जो रिसीवर के जो कॉस्ट सेंटर हैं उनके किस किस कॉस्ट एलिमेंट के अंदर आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। पहले तो ये होता था ना कि आप सेंटर और रिसीवर के अंदर जो कॉस्ट एलिमेंट आपने डिफाइन किया वो उसी के अंदर ही करेगा, लेकिन अब यहाँ पे आप इस सूरत में आप कोई और भी कॉस्ट सेंटर दे सकते हैं। पर पहले हमने 310 दिया हुआ था हम सेंटर का, ये अब रिसीवर का जो है वो हम 3109 दे दिया, 309 और रिसीवर वेटिंग फैक्टर जो है वो 100 का मतलब यही है कि वो दोनों
बराबर जो है वो तकसीम हो जाएगी उसके अंदर कॉस्ट। इस इधर भी अगर आप वही प्रोपोर्शनेट के हिसाब से 50-20 कर दें या जितना भी करें, वो सिस्टम उस हिसाब से उसको फिर जो है ना डिवाइड करता रहता है। अब अगर मैं इसको सेव कर दूं, इस पे थोड़ा सा ये सेव करने में टाइम ले रहा है। ठीक है, अब हम इस साइकिल को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं कि फिक्स अमाउंट के साथ जो है वो कैसे इसको ट्रांसफर करें। दोबारा से एग्जीक्यूट किया, अब वो फिक्स अमाउंट को दो कॉस्ट सेंटर के अंदर उनके रेलिवेंट कॉस्ट एलिमेंट के अंदर जो है वो बराबर बराबर जो है ना वो ट्रांसफर करेगा। अमाउंट ही 10,000। अब इसमें क्या वार्निंग आ रही है, सेगमेंट कंटेन्स नो रिसीवर। इसमें रिसीवर क्यों नहीं आ रहा? फिक्स अमाउंट, वेरिएबल पोर्शन, एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा, एक्चुअल कॉस्ट हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था कि एक्चुअल कॉस्ट यानी कि जो रिसीवर हैं उनके अंदर जो एक्चुअल कॉस्ट पड़ी हुई है हम उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम पैसे किसको देना चाह रहे हैं या कॉस्ट किसको देना चाह रहे हैं, इन दो कॉस्ट सेंटर्स को, और उसके वो जो दो कॉस्ट सेंटर हैं उनके अंदर इस कॉस्ट एलिमेंट को जो कॉस्ट बुक हुई है उसके प्रपोर्शनेट के हिसाब से हमने उसको पैसे जो है ना वो या उसको कॉस्ट ट्रांसफर करनी है। यानी कि आप ये देखें कि ट्रांसफर हमने करने 10,000। ये हमारे दो कॉस्ट सेंटर है और एक ये कॉस्ट सेंटर। हम चाह रहे हैं कि इसको अमाउंट जो है ना वो हम 10,000 जो है वो ट्रांसफर करनी है, लेकिन किस तरह से ट्रांसफर करनी है। अब सवाल यह है कि इनको इनके अंदर बांटनी कैसे है। तो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वेरिएबल पोर्शन के अंदर जाके हमने कहा कि ये वेरिएबल पोर्शन हमने सेलेक्ट की, यानी कि एक ऐसी वेरिएबल पोर्शन का मतलब है कि जो हर दफ़ा चेंज हो जाएगी। तो हमने उसमें से वेरिएबल पोर्शन के लॉजिक क्या रखी है, लॉजिक ये रखी है कि जो उसके अंदर एक्चुअल कॉस्ट बुक हुई हुई है ना वो उस हिसाब से उसके अंदर हो। फर्ज कर लेते हैं अभी हम FB60 के अंदर इन दोनों के अंदर ना हम कॉस्ट बुक करते हैं किस कॉस्ट एलिमेंट के अगेंस्ट, हम इस कॉस्ट एलिमेंट के अगेंस्ट जो है रिसीवर का जो कॉस्ट एलिमेंट है इसके अगेंस्ट जो है ना वो अभी हम कॉस्ट बुक कर लेते हैं। ये हमारा कॉस्ट एलिमेंट हो गया, यानी कि जिसको हम GL कहते हैं, और ये हमारा हो गया ये CC हो गया। फर्ज करें मैं इसके अंदर बुक करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो है ना वो मैं बुक कर लेता हूँ, फर्ज करें कितनी कर लें 3,000।
ठीक है, और मैं इसके अंदर बुक कर लेता हूँ 7,000, कोई कर लें, चले 7,000 नहीं करते हम 8,500 कर लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये, और चलें इसको हम कर लेते हैं 15,000, ताकि और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10,000 है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दोनों के प्रोपोर्शनेट के हिसाब से। कैसे सिस्टम करेगा कि आप पहले तो ये करेंगे कि इन दोनों को जमा करके सिस्टम अपने पास कैलकुलेट करके रखेगा, फिर अब सिस्टम क्या करेगा, देखेगा कि 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 6,382 जो है ना वो अमाउंट जो है वो इसको मिलेगी। और सेम इसी तरह 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 8,500, और तो इसको जो है वो तकरीबन 3,617 जो है ये मिलेगी। तो अब हम चेक करके देखते हैं कि क्या वाकई इतनी ही होगी। तो सबसे पहले हमने ये वाली कॉस्ट बुक करते हैं, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे /FB60, अच्छा जी, GL अकाउंट है हमारा, एक ही GL अकाउंट है और अमाउंट है हमारी 15,000 और 8,500, और कॉस्ट सेंटर है हमारे दो मुख्तलिफ कॉस्ट सेंटर, ये हो गया, सॉरी इधर ऊपर आ जाएगा 23,500। अच्छा, अब हम दोबारा साइकिल चलाएंगे और अब हम देखते हैं कि क्या पहले चूंकि हमने रिसीवर के अंदर कोई कॉस्ट नहीं रखी हुई थी, इसीलिए वो सिस्टम एरर दे रहा था कि नो रिसीवर फाउंड। अब हम दोबारा चला के देखते हैं कि क्या सिस्टम जो है वो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस फार्मूले के ऊपर, यानी कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो यहाँ पे असाइन हुआ है उसकी बेस पे। तो वो भी देखते हैं। अभी अब ये देखें, ये दो रिसीवर आ गए और लाइन आइटम में जाते हैं और इसका सब टोटल ले लेते हैं। तो अब देखें, एक आ रहा है 6,000, ये टोटल 10,000 माइनस हो रहा है, और एक कॉस्ट सेंटर को जा रहा है 6,382 और एक को जा रहा है 3,617.02। तो ये देखें 3,617.02 और 6,382.98। तो आप कॉस्ट को इस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जब, अब ये देखें सिस्टम इसको क्यों वेरिएबल पोर्शन का नाम दे रहा है कि अब अगले महीने में जब आप बुक करेंगे कॉस्ट, क्या पता अगले महीने में ये 15,000 के बजाय कुछ और हो जाए, 14,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1,00,000 हो, जो भी इन दो कॉस्ट सेंटर के अंदर कॉस्ट बुक होगी। अब फर्ज करें अगले साल जो है, अगले महीने में इसके अंदर 2,40,000 कॉस्ट आ जाती है, और इसके अंदर कितनी आ जाती है, फर्ज करें इसके अंदर हम कहते हैं 1,60,000 कॉस्ट बुक होगी, तो अमाउंट कितनी होगी, फिर भी 10,000 ही आएगी। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, इसको 6,000 मिल गया, इसको 4,000 मिल गया, कैसे, इन दोनों के प्रोपोर्शनेट के हिसाब से। इवन के कल 5 लाख भी अगर हो जाए, जितनी मर्जी कॉस्ट बुक हो जाए, सिस्टम फार्मूला यही रखेगा कि सबसे पहले क्या करेगा, 10,000 डिवाइडेड बाय इन दोनों कॉस्ट का टोटल मल्टीप्लाइड बाय एक पोर्शन और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय दूसरा पोर्शन। तो ये वेरिएबल, इसको हम कहते हैं वेरिएबल पोर्शन। सेम इसी तरह जैसे हम क्या कर रहे हैं कि एक्चुअल कॉस्ट, इसी तरह प्लान कॉस्ट भी है। एक्चुअल कंजम्पशन और प्लान कंजम्पशन जो है ना वो इससे अलग है। कंजम्पशन के लिए आपको पहले जो है वो उसमें कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल की फिगर डालना पड़ेगा और उसकी अलहदा से कॉस्ट भी बुक करनी पड़ेगी, और फिर सिस्टम उसके अगेंस्ट जो है ना कंजम्पशन को कैलकुलेट करता है, वो हम देख लेते हैं इसको बाद में। एक्चुअल स्टैटिस्टिकल की फिगर, ये हमने कल किया था स्टैटिस्टिकल की फिगर का कि जी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर कितने काम कर रहे हैं तो हम उस हिसाब से पैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। क्या हुआ हमने पहले ये वाला, यही असेसमेंट साइकिल के अंदर हमने किया था डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक्चुअल एक्टिविटी और प्लान एक्टिविटी की बेस पे भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। मसलन
हम चाहते हैं कि एक्चुअल एक्टिविटी के ऊपर करें, तो हम पहले क्या करेंगे, एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। तो एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए हम किस जगह पे जाएंगे, अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग और कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग और मास्टर डाटा और एक्टिविटी टाइप इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, और ये KL 01 02 03। एक्टिविटी टाइप जब हम क्रिएट करते हैं तो फिर हमें इसमें इसका एक सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट जो है वो भी बनाना पड़ेगा। अभी हम एक एक्टिविटी टाइप बनाते हैं, फर्स्ट करें 1000 01.01.19। फर्स्ट करें हम एक एक्टिविटी बनाते हैं टेस्टिंग की, कोई एक कॉल सेंटर है जो कि टेस्ट कर रहा है, तो हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं कॉस्ट को उसके पर आवर के हिसाब से, या तो वो फिर हम देखते हैं कि वो हम कैसे करें। सिस्टम का रिस्पांस थोड़ा सा स्लो है। एक्टिविटीज़ में आप कुछ भी, जो भी फैक्ट्री में, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, या कहीं पे भी जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो बना सकते हैं, जैसे कि टेस्टिंग हो गई, असम्बलिंग हो गई, इंस्पेक्शन हो गया, पैकिंग हो गई। ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके अगेंस्ट, क्योंकि यही एक्टिविटीज़ हम फिर जो है आगे प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर बनाएंगे, और फिर इसी की बेस पे हम फिर उसके जो है मुख्तलिफ जो है पैरामीटर्स यहाँ बनाते हैं हम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, जिस तरह के बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे या फिर उसके राउटिंग बनाएंगे और या मास्टर रेसिपी बनाएंगे। तो उन सब के लिए हमें एक्टिविटीज़ जो है इनको समझना पड़ता, टाइमिंग ज़रूरी है। इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं इस चीज़ को, KL 01। चलें इसको फॉर द टाइम भी इसको देखते हैं, हम आगे चलते हैं। इसी तरह एक्टिविटीज़ को हमने देख लिया, या स्टैटिस्टिकल की फिगर्स जो है वो एक्चुअल स्टैटिस्टिकल कॉस्ट वगैरह इसको हम बाद में देखते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं वो हैं कि या तो आप पोस्टेड अमाउंट को या फिक्स अमाउंट को आप इस पे यूज़ कर सकें, और उसके साथ फिर आप फिक्स अमाउंट या फिक्स परसेंटेज को आप कर सकते हैं यूज़, जो है वो मोस्टली हम कॉस्ट जो है इससे ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपका जो सोर्स का कॉस्ट एलिमेंट है वो प्लस और माइनस होता है। सोर्स का जो कॉस्ट एलिमेंट है वो
विल बी डेबिटेड या फिर क्रेडिट। लेकिन असेसमेंट जो है वो, उसमें आपका जो सोर्स का जो कॉस्ट सेंटर होगा, कॉस्ट एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, विल नॉट बी डेबिटेड या क्रेडिटेड। वो बिल्कुल उसको जो है वो टच नहीं करते। उसमें जितनी भी कॉस्ट है वो पड़ी है, वो पड़ी रहेगी। और एक एक नया कॉस्ट एलिमेंट उसके अंदर हम यूज करते हैं, जो कि उस टोटल इफेक्ट को क्या करता है, नेट के ऊपर जाके वो जीरो कर देता है। और उस कॉस्ट एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। अभी हम पहले हम असेसमेंट को देखते हैं कि वो क्या है। अभी उसने कुछ स्क्रीन खोल दी। अच्छा, पीरियड एंड क्लोजिंग, करंट सेटिंग और असेसमेंट। असेसमेंट का भी एक उसी तरह की ही स्क्रीन है तकरीबन। एक नया साइकिल बना लेते हैं। असेसमेंट साइकिल 6 सेव। और जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन में ये साइकिल बनाने के बाद सेगमेंट अटैच किया था, तो इसमें भी हम जो है ना एक या एक से ज़्यादा जो है ना सेगमेंट अटैच कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आएंगे अटैच सेगमेंट। सेगमेंट 6। अच्छा, आप ये देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन और असेसमेंट की स्क्रीन जो है ना ऑलमोस्ट और फंक्शन वाइज सेम है, सवाए इसके कि ये जो यहाँ पे एक नया पोर्शन बन गया जिसमें असेसमेंट कॉस्ट एलिमेंट या एलोकेशन स्ट्रक्चर ये यहाँ पे आ गया। अदरवाइज अगर मैं इस पोर्शन को रिमूव कर दूं तो आपके असेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना ये दोनों 100% सेम है। ये जो यहाँ पे हम कॉस्ट एलिमेंट डालेंगे, अगर मैं इसको यहाँ पे सर्च करूँ अपने कंट्रोलिंग एरिया लोगो के अंदर, तो आप देखेंगे कि कॉस्ट एलिमेंट सिस्टम यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले नहीं कर रहा, हालांकि हमने इतने ज़्यादा कॉस्ट एलिमेंट बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें असेसमेंट के लिए कॉस्ट एलिमेंट अलहदा से बनाना पड़ेगा। तो हम असेसमेंट के कॉस्ट एलिमेंट के लिए हम आ जाते हैं FS00 ट्रांजैक्शन कोड। और हमने एक सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट बनाना है। सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट के लिए जो हमने एक ग्रुप बनाया था, उसकी नंबर रेंज को हम पहले ढूंढ लेते हैं कि उसकी नंबर रेंज क्या है। तो SIMG में जाएंगे। OBD4 था ट्रांजैक्शन कोड या क्या था, डायरेक्टली चला लेते हैं OBD4। OBD और यहाँ से हम अपना चार्ट ऑफ अकाउंट ले लें। और सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट जो था हमारा, वो हमारा था 95 टाइम्स 0। हम एक GL बना लेते हैं। यहाँ से अब हम सेलेक्ट करेंगे सेकेंडरी कॉस्ट। पहले तो हम प्राइमरी कॉस्ट लेते रहे, अब हम यहाँ पे लेंगे सेकेंडरी कॉस्ट।
और यहाँ पे हम ग्रुप ले लेते हैं सेकेंडरी कॉस्ट, और आप लिख लें कोई भी जो नेम है, फर्ज करें असेसमेंट कॉस्ट एलिमेंट। आगे इलेक्ट्रिसिटी, फर्ज कर लें हम इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना वो यूज़ करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाह रहे हैं कंट्रोल डाटा में। इसमें जो प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट और सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट है, उनकी जो कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरीज हैं वो मुख्तलिफ हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कॉस्ट एलिमेंट कंट्रोलिंग एरिया के अंदर यहाँ पे, तो इसकी कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी जो है ना वो डबल डिजिट में होती है, जैसे 21, 31, 41, 42, 43। हमें कौन सी लेनी है? असेसमेंट, ताकि ये हम इसको देख सकें वहाँ। और ये वाला जो कॉस्ट एलिमेंट होगा ये सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट के लिए होगा, और वो कहीं पे भी नहीं खुलेगा। इसमें हम देखते हैं कि शायद सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट का रेवेन्यू सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट का कुछ नहीं है, तो हम फॉर द टाइम भी क्या करते हैं, इसको जो जर्नल हमने बनाया हुआ है G001 को असाइन कर देते हैं। अच्छा, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट के बारे में ये बताएं कि क्या इसका जीएल सिस्टम में बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं सर। चेक करते हैं क्या SKA1 या SKB1 में इसकी कोई एंट्री है कि नहीं है। SC16N और अल्लाह करे आज SC16N एग्जीक्यूट हो जाए। अच्छा, SKA1 और मीनवाइल हम यही वाला कॉस्ट एलिमेंट यहाँ पे इसको असाइन करेंगे। अब जब मैं यहाँ पे F4 करूँगा तो अब आप देखें आपको यहाँ पे वो वाला कॉस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। तो अब आप देखें यहाँ पे ये कॉस्ट एलिमेंट यहाँ पे आ गया। और अगर हम यहाँ पे देखें SKA1 चार्ट ऑफ अकाउंट है हमारा लोगो, और GL हम डाल के देखते हैं 9 5 टाइम्स 0। अच्छा, ये सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट बनेगा, लेकिन ये कंपनी कोड के अगेंस्ट नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं कि क्या ये कंपनी कोड के अगेंस्ट बनता है कि नहीं बनता, यानी कि SKB1 के अगेंस्ट।
यहाँ पे आप कंपनी कोड देते हैं 1211 और कॉस्ट एलिमेंट ये। अच्छा, ये हाना के पुराने वर्जन्स के अंदर ऐसा नहीं है, ये अब इन्होंने क्या किया। मैं भी वही देख रही थी कि पहले तो डिफरेंट था ये। पहले ये नहीं क्रिएट करते थे, अब क्योंकि इन्होंने इसको कंपनी कोड के लिए भी एक्सटेंड कर दिया। नहीं, जीएल की तो चलें उस तरह समझ आती है कि SK1 में ठीक है वो वहाँ पे कॉन्फ़िगर हो रहा है फर्स्ट टेबल 0 में, लेकिन कंपनी कोड के अगेंस्ट ये कॉस्ट एलिमेंट तो नहीं आता, हम्म खासतौर पे नहीं। प्राइमरी कॉस्ट आता है, सेकेंडरी कॉस्ट नहीं आती। वही बात करें ना कि ये तो सेकेंडरी कॉस्ट है ना, ये 9000 से तो हम सेकेंडरी कॉस्ट तो है, सेकेंडरी की बात ही करें ना, प्राइमरी तो आता ही आता है for sure। प्राइमरी तो आता ही आता है, सेकेंडरी कॉस्ट हम्म नहीं आना चाहिए। लेकिन तो अब इसका क्या, इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया। नहीं इसका क्या लॉजिक है अभी जो सर्वर वाइज इन्होंने चेंज किए है अगर सेकेंडरीज में ये मतलब है, को चाहते हैं कि शायद जो चार्ट ऑफ अकाउंट है आपका, वो हम्म पूरा का पूरा जो है वो आपके सारे जीएल्स के ऊपर कंसिडर हो। पहले ऐसा नहीं होता था ना, पहले आपको यहाँ से अलहदा लेना पड़ता था और सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट वो कॉस्ट एलिमेंट के जो टेबल्स हैं वो यहाँ से अलहदा से लेने पड़ते थे। अच्छा, हाँ, अब उन्होंने सब ऐसे के अंदर कर दिया कि सब कुछ ही आना चाहिए, नहीं चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी। नहीं फिलहाल नहीं, तो SKB वो टेबल सेकेंडरी कॉस्ट जो कॉस्ट एलिमेंट के टेबल है वो तो अपनी जगह पे है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉस्ट एलिमेंट की कैटेगरी नहीं आती, यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया नहीं आता आपका यहाँ पे, तो वो तो वहाँ पे रहेंगे टेबल, वो तो वहाँ से ही डाउनलोड होगी डिटेल्स। लेकिन ये जो टेबल है जो चार्ट ऑफ अकाउंट से रिलेट कर रहा है, यानी कि कंपनी कोड का, तो इसमें आपको अपनी कंपनी कोड के सारे जीएल्स मिल जाएंगे। चाहे कि पहले आप यहाँ पे डाउनलोड करें, फिर देखें कि जी सेकेंडरी कॉस्ट के जीएल्स जो कॉस्ट एलिमेंट के टेबल्स हैं वहाँ से लेके आए और फिर आप अपना चार्ट अकाउंट मुकम्मल करें। तो अब उन्होंने ये कर दिया कि आपके सारे जो सेकेंडरी कॉस्ट है वो आप यहाँ पे ही आपको मिल जाए। बाकी उनकी कैटेगरीज देखने के लिए आपको फिर वो जो कॉस्ट एलिमेंट का टेबल है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, उसमें जाके देखना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, तो ये हमने, अच्छा दो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, या तो आप कॉस्ट एलिमेंट असाइन करते हैं सेकेंडरी कॉस्ट, या फिर एलोकेशन स्ट्रक्चर जो है ना वो असाइन करते हैं। अभी हम देखते हैं कि एलोकेशन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। एलोकेशन स्ट्रक्चर के अंदर भी आपका ये सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट प्लस जो सेंडर रिसीवर का जो जीएल्स हैं वो आपने इसमें यूज करना है। पोस्टेड अमाउंट हो गया, फर्स्ट कर लें, वेरिएबल पोर्शंस के अंदर आप कोई भी उसी तरह जो भी सेलेक्ट करना चाहें। यहाँ पे हम फर्स्ट कर लें फिक्स परसेंटेज ही ले लेते हैं फॉर द टाइम भी, बाकी तकरीबन सारा कुछ उसी तरह है। हम यहाँ पे ये ले लिया और यहाँ पे हमने कह दिया इसके अंदर ये वाले कॉस्ट एलिमेंट के अंदर हमने, और इस कॉस्ट सेंटर के इस कॉस्ट एलिमेंट के अंदर जो पैसे पड़े हुए हैं, जो कॉस्ट पड़ी हुई है, वो यहाँ पे जो दो कॉस्ट सेंटर है उनको ट्रांसफर करें। सेंटर वैल्यू में वो वर्जन वगैरह 0 ही होता है, वो ठीक है। और यहाँ पे हमने परसेंटेज दे देनी है या पोर्शन वगैरह फर्ज करें, एक को 30% दे दिया और एक को 70%। अब अगर मैं असेसमेंट साइकिल चलाऊं, तो असेसमेंट साइकिल के लिए जो है वो हम एलोकेशन और असेसमेंट KSU5 साइकिल में हमने एक ही साइकिल, इसको हम टेस्ट रन में एग्जीक्यूट करते हैं। अब सोर्स के अंदर 5000 पड़ा हुआ, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया 30% और 70% की रेशो से, और जो GL है वो कौन सा है,
वो GLF 400309 एरर क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट 400309 डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो प्राइमरी कॉस्ट नहीं है? प्राइमरी कॉस्ट तो है, लेकिन क्या इसके अंदर पैसे नहीं पड़े हुए या क्या है? नहीं, जो हम असेसमेंट में आएंगे तब भी हम क्या प्राइमरी कॉस्ट यूज करेंगे? असेसमेंट तो देंगे ना कॉस्ट वो, वरना उसको कैसे पता चलेगा कि किस कितनी कॉस्ट करनी है ट्रांसफर। मेरा मतलब है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, अब हम असेसमेंट वाले नहीं यूज करेंगे। हाँ जी, असेसमेंट में भी आपने कॉस्ट एलिमेंट देना है कि कितने वो अगर आप सिर्फ कॉस्ट सेंटर दे देंगे तो फिर उसको नहीं पता चलेगा कि कितने पैसे किस GL से के अगेंस्ट लेंगे। नहीं है। हाँ, इसके अंदर कॉस्ट ही बुक नहीं हुई, तो पहले हम इसके अंदर कॉस्ट बुक कर लेते हैं FP16। अगर हम कॉस्ट एलिमेंट नहीं ना डालेंगे तो वो तो फिर पूरे कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट जो होगी वो सारी की सारी ट्रांसफर कर देगा। हम तो कह रहे हैं कि एक कॉस्ट एलिमेंट पर करेंगे, इसमें हमने 8000 डाल दिया, ये कॉस्ट एलिमेंट आ गया, और सोर्स का ये हमारा का नहीं, ये नहीं है सोर्स, ये अब अगर हम KSP1 चलाएं रिपोर्ट, और मैं अगर ये नहीं देता कॉस्ट एलिमेंट और रिपोर्ट चलाता हूँ, तो हमारा GL कौन सा था 400309। देखिए ओवरऑल तो नेगेटिव कॉस्ट लेकिन है सही है, तो हमने 400309 के अंदर 8000, इसका मतलब है कि वो सिर्फ 8000 की अमाउंट को ट्रांसफर करेगा, तो इसलिए सेंडर का भी यहाँ पे कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो ये यहाँ पे नहीं डालना, ये यहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना जरूरी है। सेंटर ऑब्जेक्ट में नहीं, कॉस्ट एलिमेंट वाले में डालना, और ये कॉस्ट सेंटर। तो असेसमेंट में भी आप देखें कि आपके पास सेंडर में WPS एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, इंटरनल ऑर्डर यहाँ पे नहीं है, रिसीवर के अंदर इंटरनल ऑर्डर भी है और WPS एलिमेंट भी है, और फंक्शनल एरिया दोनों तरफ है, लेकिन ऑर्डर और WPS एलिमेंट ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम साइकिल दोबारा फिर चलाते हैं। अब वो चलेगा तो सिर्फ 8000 यूरो की जो कॉस्ट है सिर्फ वो ट्रांसफर करेगा।
अब देखिए कोई एरर नहीं है, सेंडर 1 है और रिसीवर 2 है। और इसके अगर आप लाइन आइटम में जाएं तो अब आप देखें यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट आ रहा है, प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट उन्होंने यहाँ पे यूज नहीं किया। और ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कितनी है, अगर हम सब टोटल लें तो आप ये देखेंगे कि सेंडर का जो है वो 8000 जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, एक को 2400 और एक को 5600। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं एक्चुअल रन में। साथ ही हम रिपोर्ट जो है वो KSP1 उसको भी रिफ्रेश करने के लिए बैक कर देते हैं। और कॉस्ट एलिमेंट हमारा एक ये था और एक हम इसके साथ 95 टाइम्स 0 भी कर लेते हैं। अच्छा, अब देखते हैं, चलें ये साइकिल एग्जीक्यूट हो गया। अब हम रिपोर्ट चलाते हैं। अब अगर आप देखें ओवरऑल कॉस्ट सेंटर जो है वो 0 हो गया, लेकिन 400309 जिसके अंदर हमने 8000 डाला था वो स्टिल अभी भी उसके अंदर उसका टोटल उसी तरह 8000 ही आ रहा है। लेकिन सिस्टम ने क्या किया है, उस सिस्टम ने एक और कॉस्ट एलिमेंट को यूज किया 9000 और उसके अगेंस्ट उन्होंने वो सारी अमाउंट एज अ नेगेटिव एंट्री डाल के तो क्या कर दिया, ओवरऑल कॉस्ट सेंटर का जो इफेक्ट है वो 0 कर दिया। सेम इसी तरह अगर हम डेस्टिनेशन के जो कॉस्ट सेंटर है वो अगर हम ले लें जो कि रिसीवर ट्रेसिंग फैक्टर के अंदर ये आ रहे हैं, इसके ऊपर अगर हम रिपोर्ट, इसको भी हम रिपोर्ट में ऐड कर लेते हैं। और ये वाला तो इसमें अब आप रिपोर्ट के अंदर देखेंगे कि जो डेस्टिनेशन के कॉस्ट सेंटर हैं, जैसे कि फर्ज करें ये है, इसके अंदर भी जो अमाउंट ट्रांसफर हुई है ये 5600, ये कॉस्ट एलिमेंट इसके अगेंस्ट आई है, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट के अगेंस्ट आई। और इसी तरह ये वाला जो GI है कॉस्ट सेंटर है, इसके अंदर भी जो 2400 आए हैं वो सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट के अगेंस्ट है। ये पहले की अमाउंट पड़ी हुई है, ये खैर इसको इग्नोर कर दें। जो 9000 है वो इसके अगेंस्ट आई है। तो असेसमेंट में क्या करता है सिस्टम, ओरिजिनल कॉस्ट जो है, यानी कि यहाँ पे देखें अगर आप, ओरिजिनल कॉस्ट आपकी ये है, ये अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेगी। आप किसी भी वक्त रिपोर्ट चला के देखें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है किसी भी कॉस्ट सेंटर के अंदर कितनी थी और वो कब पोस्ट हुई। और डेस्टिनेशन के जो कॉस्ट सेंटर्स होंगे उनको नहीं पता चलेगा कि जो है हमें पैसे मिल रहे हैं वो किस चीज़ के मिल रहे हैं, या जो कॉस्ट हमें ट्रांसफ़र हो रही है वो किस चीज़ की है। तो वो आप उसमें हाइड कर सकते हैं थ्रू द सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में और असेसमेंट साइकिल में। एलोकेशन स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा सा सिस्टम जो है वो बहुत स्लो चल रहा है, तो आज हम इसको इधर ही क्लोज करते हैं। इसके अलावा जो एलोकेशन स्ट्रक्चर और फर्दर जो है यहाँ पे अगर हम वेरिएबल पोर्शन को सेलेक्ट करते हैं तो जो फर्दर ऑप्शन है इसके अंदर वो हम भी इसको नेक्स्ट में देखेंगे इंशाल्लाह। फिर जो है दोबारा कल जो है जी ठीक सर, थैंक यू।